कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत मदरबोर्ड और थॉमस वेन की आवाज़ से होती है। थॉमस वेन बताता है कि कैसे पुलिस के नज़दीक ये सारे होने वाले कत्ल सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन थॉमस समझ चुका होता है कि इस सारे कत्लेआम के पीछे किसी शातिर इंसान का हाथ है, क्योंकि ये सारे खून बैरी एलन की मौत की तरफ इशारा कर रहे होते। थॉमस समझ चुका होता है कि इस यूनिवर्स, इस टाइमलाइन का वजूद एक झूठ है। जो कुछ भी उसके पास है कुछ मायने नहीं रखता। थॉमस खुद से सवाल पूछता है, जब इस दुनिया का होना ही झूठ है तो इस झूठ को सच करने कौन निकला? लेकिन जो भी निकला है मैं उसे मार के ही दम लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं ऑसवाल्ड थॉमस के पीछे दुम हिलाता हुआ थॉमस के जानलेवा ट्रिप के बारे में पूछता है और बताता है कि कैसे कसीनों की कमाई दिन ब दिन कम होती जा रही थी और बैटमैन के लिए निकाले जाने वाले बजट में भी कमी होती जा रही थी। और ऑसवाल्ड की इस बात को थॉमस बिल्कुल घास नहीं डालता। थॉमस को बच्चे की तरफ देखता देख ऑसवाल्ड कहता है कि जब से कसीनो में हुए धमाके को बच्चे ने देखा है उसके सवाल ही ख़त्म नहीं हो रहे। तो थॉमस कहता है, दे दे फिर इसके सवालों के जवाब। और फिर उसके बाद थॉमस को कमिश्नर के साथ एक क्राइम सीन पे देखते हैं और वो क्राइम सीन किसी और जगह का नहीं बल्कि वेन कसिनो का होता है। और फिर कमिश्नर की बातों से थॉमस को साइको पायरेट की लीड मिलती है, जिसे सुनते ही थॉमस आर्खम की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब थॉमस साइको पायरेट के सेल के बाहर पहुंचता है तब तक साइको पायरेट अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लेकिन उसे लटका देख थॉमस समझ जाता है कि यह कोई खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ले आम है। हेडन के सेल की दीवार पे गड़े सवालों ने थॉमस को और ज़्यादा उलझनों में डाल दिया होता है। इतने सवालों और इतनी बातों को सोचता जब थॉमस हाल में से गुजर रहा होता है तो उसे एक आवाज़ आती है जो किसी और की नहीं बल्कि डेंट की बीवी गिल्डा की होती है। और वो पूछती है कि मेरा बेटा तेरे पास है ना डॉक्टर वेन? ये जो मेरे सेल के साथ वाला लड़का ना जो लटका हुआ है, इसने मुझे बताया था कि तू ही बैटमैन है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि डेंट को कैसे नहीं पता चला कि तू ही बैटमैन है। जब थॉमस गिल्डा से हेडन के बारे में पूछता है तो गिल्डा बड़े अटपटे जवाब देती है। थॉमस से वो कसिनो कॉइन भी ले लेती है। गिल्डा बताती है कैसे उसकी बेटी भी इसी तरह मरी थी। और फिर अचानक गिल्डा पूछती है कि क्या तूने ब्रूस को दफनाया था? इतना तो तू बता सकता है। थॉमस के पूछने पे गिल्डा बताती है कि तेरी वजह से ही तेरी बीवी पागल हुई थी। अपने बेटे की मौत के बाद तूने उसे अकेला छोड़ दिया था। एक घटिया बाप होने के साथ साथ तू एक घटिया पति भी निकला। और ये सुनते ही थॉमस वहीं गिल्डा का मुंह तोड़ देता है और फिर अपने रास्ते निकल पड़ता है। लेकिन तब तक गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं और इससे पहले के गार्ड्स बैटमैन पे हमला करते बैटमैन उनके चंगुल से निकल जाता है और खुद से कहते हैं, इस रियलिटी को होना ही नहीं चाहिए था, इसे मैं मिटा के ही दम लूँगा। बैटमैन झूमता हुआ गॉथम के ऊपर से जा रहा होता है कि उसे अचानक मदद की पुकार सुनाई देती है। जहां एक तरफ लुटेरे लड़की को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ बैटमैन अपनी वन ऑफ द बेस्ट लैंडिंग पेश करता है। बैटमैन को देख उन चोर उचक्कों की पैंट वहीं गीली हो जाती है और फिर बैटमैन और उन गली के गुंडों के बीच लड़ाई होती है। और ऐसी लड़ाई होती है जिससे कोई लंगड़ा हो जाता है तो कोई लुल्ला, लेकिन फिर भी एक की हिम्मत देखो, वो बैटमैन में बंदूक तानी खड़ा होता है। लेकिन उसके पलक झपकने से पहले ही बैटमैन उसे भी लुल्ला करके उसकी बंदूक अपने कब्जे में ले लेता है। और जैसे ही उसकी खोपड़ी पे निशाना लगाता है तो उसके सामने उसका बेटा ब्रूस आ जाता है। और तब तक सुपरमैन भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, मैंने सुना है तू जो गीत आजकल गाता फिर रहा है, मेरी बात कान खोल के सुन ले, यहाँ हर चीज़ मायने रखती है। और फिर उसके बाद हम अपने ब्रूस वेन वाले बैटमैन की दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ वही अनजान लोंडा ब्रूस को कहता है, ये स्नोमैन और उसकी फैमिली देख रहे हैं ना तू, इन्हें पता है इस ग्लोब से बाहर भी एक दुनिया है, लेकिन ये भी जानते हैं कि उनके मुकद्दर में नहीं है। तो ब्रूस कहता है, हाँ लेकिन ये यहाँ इस दुनिया के जुल्म और कहर से बचे तो हुए हैं ना, ये महफूज है यहाँ। जिस पर वो लोंडा कहता है, महफूज है ये यहाँ? भूलिए मत, तूने ये ग्लोब डॉक्टर हंटर से चुराया और उसने टाइम मास्टर से। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तूने जेनी स्लेटर की घड़ी भी चुराई। ये दोनों चीज़ें तुझे पता है किस काम आती हैं? ये दोनों चीज़ें टाइम और स्पेस को बैलेंस करने के काम आती हैं। अगर डॉक्टर हंटर ये ग्लोब लेने ना आ सका तो इसका असल मालिक बहुत जल्द आएगा, मेरा यकीन कर। अब तक तूने जो कुछ भी किया है उस सब का तुझसे हिसाब लिया जाएगा। तो ब्रूस कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तब की तब देखी जाएगी। और इसी के साथ हमारा ये इशू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।